And today we are going to study chapter number 2 फेडरलिज्म क्लास 10 सिविक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने पावर को शेयर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं, क्यों जो है पावर को छोटे लेवल पे जो है बांट देना चाहिए और एक कंट्री के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फर्स्ट चैप्टर में जो पावर शेयरिंग था उसमें हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, और जब हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बेल्जियम में जो है बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ चेंजेस आए थे और उन्होंने अपनी पावर को जो है रिड्यूस करके सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल लेवल में दे दिया था। और जब उन्होंने रीजनल लेवल पे जो है अपनी पावर को शेयर किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, बेल्जियम गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को जो है मैनेज कर पाई। 1993 में अगर हम लोग बात करें तो एक चेंज आया था, और क्या चेंज आया था ये 1993 में बेल्जियम में, जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहा था। यानी कि जो केंद्र सरकार थी उन्होंने अपनी पावर को बांट दिया था लोकल लेवल पे, और लोकल लेवल यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो पूरे के पूरे अपने अपने एरियाज में अपने अपने रीजन में जो है बेल्जियम को मैनेज कर रही थी। तो बेल्जियम ने यहाँ पे क्या किया, बेल्जियम ने जो है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपना जो सिस्टम था उसको शिफ्ट कर दिया। वहीं अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो है पहले की तरह ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसी का ही रूल यहाँ पर चल रहा था, नेशनल गवर्नमेंट उसी का ही रूल यहाँ पर चल रहा था। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तमिल लीडर्स जो थे उन्होंने डिमांड करी, एक एलम बनाने की डिमांड करी थी, है ना। तो जो एलम बनाने की डिमांड करी थी इसका मतलब क्या था कि श्रीलंका को जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था, और यहाँ पे वो चीज़ें तो हुई नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी कर रही थी, अपनी लैंग्वेज को जो है बेनिफिट दिए जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम इस कंट्री में जो है वो क्रिएट हो गई थी। और फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country। तो फेडरलिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी पावर को शेयर कर रही है, अपनी पावर को जो है डिवाइड कर रही है। यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को शेयर कर रही है अपने से जो नीचा लेवल है, अपने से जो कम लेवल है उस पर अलग अलग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, मतलब जो अलग अलग लेवल है। तो ये अलग अलग लेवल क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में हमारे म्यूनसिपैलिटी भी आ जाती है, हमारी पंचायत भी आ जाती है। सो वन is the government for the entire country that is usually responsible for the few subjects of common national interest। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन फेडरलिज्म में क्या है, फेडरलिज्म में जो है अलग अलग लेवल पे जो है पावर को शेयर कर दिया गया है, ताकि जो स्टेट लेवल है या जो प्रोविंसेस है वो अपने काम को बांट सके और अपने अपने स्टेट्स को अपने तरीके से वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट कर सके। सो जो ये लेवल है गवर्नमेंट की, दोनों को ही इंडिपेंडेंट पावर जो है मिलती है। यानी कि स्टेट जो है और सेंटर जो है एक दूसरे पे ज़्यादा जो है दखल नहीं देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ओवरऑल हमारा जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हर एक स्टेट का जो है चीफ मिनिस्टर भी होता है। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, अपने अपने स्टेट को वो डेवलप करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ
फेडरल गवर्नमेंट को जो है यूनिटरी गवर्नमेंट से बहुत बार जो है कंपेयर किया गया है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर हम लोग बात करें, ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने या तो यहाँ पे एक ही लेवल होता है, और अगर एक लेवल से ज़्यादा लेवल भी हुआ तो वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी ऑर्डर देगी वो उन्हें मानना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर देगी स्टेट गवर्नमेंट को या जो भी उसके डिफरेंट यूनिट्स है उसे, तो वो उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको यही करना है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से अपनी पावर को जो है वो यूज कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकार है उसे कोई आंसर भी नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो है फेडरलिज्म के फीचर्स देखते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है। फेडरलिज्म के फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट या 2 और मोर टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। जैसे मैंने बताया इंडिया में जो है फेडरल गवर्नमेंट में हमारा सबसे पहले हो गया सेंट्रल, फिर स्टेट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टियर हैज इट्स ओन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ क्या है कि जो डिफरेंट टियर्स है गवर्नमेंट के, यानी कि जो डिफरेंट लेयर्स है गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीजन को रूल कर रही है। जैसे अगर हम लोग एक स्टेट का पर्टिकुलर नाम ले, जैसे सपोज करो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट होगी, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को देख रही है, लेकिन वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर भी उत्तर प्रदेश वो भी जो है उत्तर प्रदेश को देख रही है, यानी कि वो भी उसे रूल कर रही है, और जो चीफ प्राइम मिनिस्टर भी रूल कर रहा है और चीफ मिनिस्टर भी जो है उसे रूल कर रहा है। तो दोनों के पास जो है पावर है, लेकिन अपनी अपनी उनकी ज्यूरिसडिक्शन है। उनके जो लॉज वगैरह है, जो सेंट्रल लेवल के लॉज है और जो स्टेट लेवल को लॉज है वो अलग अलग है। टैक्स का उनका जो फील्ड है, यानी कि टैक्स कहाँ से कलेक्ट करना है वो भी जो है उनके अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग देखें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पूरी कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स भी हमारी कंट्री में हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है लागू होते हैं। तो दोनों के दायरे जो है यहाँ पे अलग अलग हो गए, यानी कि डिफरेंट टियर्स जो है गवर्नमेंट के, उनके ज्यूरिसडिक्शन जो है यहाँ पे अलग अलग है। थर्ड, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इनके जो दायरे हैं, जो भी सरकार जो बांटी गई है, उनके जो भी काम है या जो भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए गए हैं कि क्या काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है और क्या काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर चेंज करना है तो एक लेवल जो है गवर्नमेंट की, यानी कि एक लेवल जो है गवर्नमेंट की, वो उसे चेंज नहीं कर सकती है। इसमें जो है दोनों लेवल की अगर कोई भी चेंजेस करना है तो दोनों लेवल की कंसेंट होनी बहुत ही ज़रूरी है। यानी दोनों जो लेवल है गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल या लोकल लेवल, उनकी सहमति होनी यहाँ पे ज़रूरी है। फिफ्थ है हमारा, courts have the power to interrupt the constitution and the power of different level of government। कि कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि हमारा जो संविधान है, और साथ में जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को बीच में इंटरप्ट कर सकता है, बीच में जो है रोक सकता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल। जो कोर्ट है हमारा, जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो क्या करता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट के लेवल में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो उसे सॉल्व करने का काम भी करता है। पॉइंट नंबर 6, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी।
यानी कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्स आना है उसका सोर्स क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि किन चीज़ों से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आने वाला है और किन चीज़ों से जो है लोकल यानी कि रीजनल लेवल यानी कि स्टेट लेवल के पास जो है टैक्स आने वाला है, जिससे कि स्टेट और सेंटर की जो फाइनेंस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। अब ये ड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारी फेडरल गवर्नमेंट के? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सबसे पहले हमारी जो कंट्री है उसकी यूनिटी को मेंटेन करके रखना, यानी कि उसकी एकता को मेंटेन करके रखना, और उसी टाइम जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी की अगर हम लोग देखें तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उन चीज़ों को भी एकोमोडेट करके रखना, यानी कि एक साथ लेकर के चलना, ये भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सो इसलिए गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल पर है उसे एग्री होना चाहिए, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, जो भी उनको पावर शेयर की जा रही है उसके लिए, और दोनों को ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। इसलिए एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये एक आइडियल फेडरल सिस्टम के एस्पेक्ट है। यानी कि एक दूसरे में इन्हें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और साथ में रहने की उनके पास सहमति भी होनी चाहिए कि वो लोग जो है साथ में मिल करके रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग धर्म के अलग अलग जो कास्ट है, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो एक साथ रह रहे हैं इसलिए। सो द exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another। बिल्कुल सही बात बोली है कि जो एक बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि जब इतने सारे लोग हैं और अगर बहुत बड़ी कंट्री है हमारी कंट्री की तरह, इंडिया की तरह, तो वहाँ पर जो है फेडरेशन यानी कि जो अलग अलग लेवल है उनके पास भी जो है अलग अलग तरीके के लोग होंगे, तो इसीलिए एक बैलेंस जो है उनमें रहना चाहिए। इसलिए फेडरेशन यानी कि अलग अलग यूनिट में जो है गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है। एंड द बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है कि किस वजह से जो ये फेडरेशन बनाई गई, उसमें भी जो है एक किस तरीके से बैलेंस रहेगा वो भी डिपेंड करता है। तो दो तरीके के जो है रूट्स हैं जिसकी वजह से फेडरेशन फॉर्म हुई है। अब ये टू रूट्स कौन से हैं? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो पहला क्या है? फर्स्ट में हमारा क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक साथ जो है आ रहे हैं और एक बड़े यूनिट को फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग जो स्टेट्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने एक बड़ा स्टेट बनाया, एक बड़ा यूनिट बनाया, जिससे कि वहाँ पे सोवरेनिटी हो सके, वहाँ पे शांति हो सके, सिक्योरिटी हो सके। इसलिए वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हुए और एक साथ मिल करके उन्होंने एक फेडरेशन बनाया, और इस टाइप ऑफ फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट जो है वो एक साथ आए। इसका एग्जाम्पल है हमारा यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन है यहाँ पर सेम पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी ही स्टेट गवर्नमेंट के पास। और सेकंड है हमारा, सेकंड जो रूट है उसमें क्या हुआ था, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इफ वेयर अ लार्ज कंट्री decides to divide its power between the constituent states and the national government,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री जो है वो अपनी पावर को छोटे लेवल पे अगर डिवाइड करती है तो उसे हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो जो सेकंड कैटेगरी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पहले ज़्यादा पावरफुल थी और उसके बाद उसने जो है अपनी पावर को डिवाइड कर दिया किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में। और इस तरीके से एक पावर की जो सीक्वेंस है वो अलग अलग यूनिट्स पर आ गई और स्पेशल पावर्स जो है इन्हें, यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसके उसे उन्होंने दे दी, यानी कि उसके पास इन्होंने जो है दे दी है। तो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में जो है बराबर बराबर जो है पावर्स थी, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है अलग अलग यूनिट में। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री जो है किस तरीके से बनती है। इंडिया जो है किस तरीके से एक फेडरल कंट्री बना, जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जो थे उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। इतनी छोटी सी कंट्री होने के बावजूद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपनी कंट्री को मैनेज करने के लिए, वहाँ पर जो है उसकी डाइवर्सिटी को संभालने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, इंडिया इतनी बड़ी है, वहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने सारे जो है रिलीजन्स यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, इतने सारे रीजन यहाँ पर है, तो इंडिया को जो है कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है किस तरीके से मैनेज किया हो गया। इंडिया को अगर हम लोग देखें तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम पर बहुत ही बेकार हालत थी इंडिया में, बहुत ही पेनफुल टाइम था उस टाइम पर, क्योंकि इंडिया का बंटवारा हुआ था। और इंडिया जो है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसका बंटवारा होने के बाद वो दो कंट्री में डिवाइड हो गई थी, इंडिया और पाकिस्तान में। Soon after independence, several princely states become a part of the country. इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जिन्हें प्रिंस यानी कि किंग जो रूल कर रहे थे, वो किसके अंडर आ गए, हमारी कंट्री के अंडर आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट होने के बाद भी बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम पे पार्टीशन जब हो रहा था तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, लैंग्वेज के साथ कल्चर की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ जो लोग दूसरे कंट्री से आ रहे थे, जो पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी इंडिया के पास थी उस टाइम। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर हम लोग अपनी गवर्नमेंट को भी देखें तो हमने जैसे अभी देखा था कि जो फेडरलिज्म है उसके 7 फीचर्स थे, तो उन फीचर्स को किस तरीके से इंडिया पर जो है अप्लाई किया गया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर कैसे अप्लाई किया जाए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हमारी मेन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया उसे रिप्रेजेंट कर रही थी। बाद में हमारी थी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि स्टेट जो है अलग अलग उस टाइम पर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी स्टेट की फॉर्मेशन में भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे, जो कि किंग क्वीन के अंडर थे। कुछ ऐसे स्टेट भी थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उन्हें भी मैनेज करना था। और थर्ड टीयर की अगर हम लोग बात करें फेडरलिज्म में, तो उसे इंक्लूड किया गया जिसमें हमारी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आई। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो ये लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से भी जो नीचे जो लेवल है, उसके बाद जो लेवल है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का है। और क्यों ये सारी चीज़ें करी गई थी? ताकि अपने अपने लेवल पे ये 3 जो गवर्नमेंट है वो अपना काम अच्छे से कर सके।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर पूरी कंट्री को देखे, ओवरऑल वो पूरी कंट्री को देख रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है और उस स्टेट में एक विलेज में या एक जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो उसे नहीं देख पाएगी। तो इसीलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो है पावर को डिवाइड किया गया। अब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब क्या क्या पावर्स है इनके पास? फर्स्ट है आती है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? यूनियन लिस्ट मतलब वो चीज़ें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो क्या क्या चीज़ें हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। और इसके साथ साथ जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है इन मैटर्स के ऊपर वो भी यही गवर्नमेंट करती है। यूनियन गवर्नमेंट जो है खुद जो भी लॉस वगैरह बनाने हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो बनाएगी और वो सारी चीज़ें हमारी यूनियन लिस्ट में आएगी। यूनियन लिस्ट मतलब जो सेंट्रल लेवल के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। सेकेंड है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है सब्जेक्ट कंटेन करती है स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के। अब स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस हर एक स्टेट में जो है लागू किए जाएंगे, जैसे कि वहाँ की पुलिस हो गई, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और क्या क्या चीज़ देखेगी कि वहाँ का जो फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन यानी कि किसी की वसीयत वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आएगी। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। तो जो भी इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उनके लिए लॉस जो है वो बना सकते हैं। इफ देयर लॉस कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए या उनको लगे कि जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं, किसी एक ने जो भी लॉ बनाया है वो ठीक नहीं है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उस लॉ को जो है अहमियत दी जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है। जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो है किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो ये किस में आएंगे? ये रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में आएंगे। यानी कि वो सारे सब्जेक्ट जो ना तो सेंट्रल यानी कि यूनियन लिस्ट में है और ना ही स्टेट लिस्ट में है, वो हमारे रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स होते हैं। सो वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो हमने ये देख लिया कि जितने भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी कि अपने नेक्स्ट लेवल को उतनी पावर नहीं दी है। इसीलिए ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। तो हमारी जो फेडरेशन है वो भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसलिए हर एक स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है किसके बराबर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special power under certain provisions of the Constitution of India, आर्टिकल 371। तो ये जो स्टेट है आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन्हें स्पेशल पावर मिली है आर्टिकल 371 के अंडर। और ये 371 के अंडर क्या है कि इनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस को देखकर इन्हें ये स्पेशल पावर जो है वो मिली है। और क्या क्या स्पेशल पावर है? जो इनकी लैंड राइट को लेकर के है, ठीक है, यानी कि जो इनके पास जो इनके लोगों की इंडिजिनस पीपल की जो ज़मीन है, जो वहाँ की जो ज़मीन है उनको लेकर के, उनके कल्चर को लेकर के, और साथ में जो भी प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज दी जाएगी इन एरियाज़ में, उन वहाँ पर इन लोगों को बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। ऐसे लोग जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, यानी कि इस स्टेट के रहने वाले लोग नहीं हैं, वो वहाँ पे कोई भी ज़मीन जो है वो नहीं खरीद सकते। यानी कि ज़मीन खरीदने का जो राइट है
वो किसके पास रहेगा? इन लोगों के पास रहेगा जो लोग आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के रहने वाले हैं। सो सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एक्सिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। कुछ और स्टेट्स के पास जो है ऐसी प्रोविजंस है। कुछ और भी ऐसी जगहें हैं इंडिया में जहाँ पे स्पेशल पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, लेकिन उनको स्टेट जितनी पावर जो है वो नहीं मिल पाई है क्योंकि इतना बड़ा उनका एरिया नहीं था। जैसे अगर हम लोग देखें चंडीगढ़, लक्षद्वीप जो एरिया हो गए, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली हो गया, उन्हें जो है यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। तो ये जो टेरिटरीज है इनके पास स्टेट जितनी पावर नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें चलाने के लिए कुछ स्पेशल पावर दी हुई है। सो द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो पावर का जो शेयरिंग किया गया, यानी कि जो बंटवारा किया गया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और उसे हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतना इजी नहीं है कि हम लोग जो पावर शेयरिंग जो करी हुई है, जिस तरीके से फेडरलिज्म मेंटेन है, जो पावर डिवाइडेड है सेंट्रल से स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, उसको चेंज कर सकें। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो इस अरेंजमेंट को, यानी कि जिस तरीके से पावर डिवाइडेड है, उसे जो है चेंज कर सके। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, वहाँ पे यानी कि जो हमारी सांसद है उसके दोनों जो हाउसेस है वहाँ पे कम से कम 2/3 मेजॉरिटी वोट्स मिलने चाहिए, तब जाके कोई चेंजेस जो है वो हो पाएंगे। यानी कि जो टोटल हाउस है, जो टोटल स्टेट्स है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट उनके जो है वोट्स मिलने चाहिए इसके फेवर में, तभी कुछ अरेंजमेंट में चेंज, यानी कि जो पावर है उसमें चेंज जो है लाया जा सकता है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure। जो हमारी जुडिशरी है, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स वगैरह है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो इन सारी चीज़ों को देखती है कि जो पावर दी गई है वो जो है ठीक से इम्प्लीमेंट वगैरह करी जाए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीज़न ऑफ पावर के बीच में, तो जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में फैसला लेता है, डिसीजन सुनाता है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट। उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज़ पर जो है टैक्स लागू कर सकते हैं, जिससे कि सरकार जो है वो ठीक से चल सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो निभा सके। सो नेक्स्ट है हमारा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।